26 जुलाई 2009 हिंद महासागर का सीना चीरता हुआ ऑस्ट्रेलिया का गौरव एसएस वर्ठा लंदन की ओर बढ़ रहा था। इसे ऑस्ट्रेलिया का टाइटैनिक कहा जाता था और यह नाम सिर्फ इसके आकार की वजह से नहीं था, बल्कि उन सपनों की वजह से भी था जो ये अपने साथ लेकर चल रहा था। 142 मीटर लंबा यह विशाल जहाज, जिसमें 211 यात्री और 2 क्रू मेंबर यानी कुल 213 जाने सवार थीं, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। शाम के करीब 8:15 हुए थे जब जहाज डरबन बंदरगाह से केप टाउन के लिए निकला। यात्रियों के चेहरे पर खुशी और उत्साह था। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था तो कोई एक नई जिंदगी शुरू करने। 28 जुलाई की सुबह 9:30 पर जहाज ने बंदरगाह छोड़ दिया। सुबह 11 बजे के करीब रास्ते में क्लैन मैकिंटायर नाम के एक दूसरे जहाज से इसकी मुलाकात हुई। दोनों जहाजों ने एक दूसरे को सलाम किया और अपनी अपनी राह पर बढ़ गए। ये व्राता की आखिरी झलक थी जो किसी ने देखी थी। जहाज दक्षिण अफ्रीका के खतरनाक वाइल्ड कोस्ट से गुजर रहा था, जहां हिंद महासागर का गुस्सा अक्सर देखने को मिलता है। 29 जुलाई आते आते मौसम एक भयानक चक्रवात में तब्दील हो चुका था। नीला आसमान कुछ ही मिनटों में स्याहा और डरावना हो गया। लहरें अब लहरें नहीं रहीं, वे पानी के पहाड़ बन चुकी थीं जो जहाज पर टूट रही थी। जहाज के कैप्टन, जिन्होंने अपनी 13 साल की समुद्री जिंदगी में हजारों तूफान देखे थे, कांपते हुए हाथों से रेडियो की तरफ बढ़े। उनकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। मैंने आज तक ऐसा भयानक मौसम नहीं देखा। अगर मदद नहीं मिली तो हम सब मारे जाएंगे। उनकी यह आखिरी गुहार थी। इससे पहले कि कोई जवाब आता, आसमान से एक जोरदार बिजली कड़की और सीधे जहाज के कम्युनिकेशन टावर पर आ गिरी। एक पल में सब कुछ खामोश हो गया। रेडियो, कंपास, इंजन, सब कुछ बंद पड़ गया। कैप्टन बिजली के झटके से बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। अब जहाज एक बेजान खिलौने की तरह था, जिसे तूफान की लहरें और हवा जहां चाहे वहां ले जा रही थी। एक दिन तक जहाज इसी तरह मौत और जिंदगी के बीच हिचकोले खाता रहा। जब तूफान थमा तो चारों तरफ सिर्फ अंतहीन पानी था, ना कोई जमीन का टुकड़ा, ना कोई पहाड़। उधर नेवी की रेस्क्यू टीम उस लोकेशन पर पहुंची जहां से आखिरी सिग्नल मिला था, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने मान लिया कि जहाज अपने सभी यात्रियों के साथ समुद्र की गहराई में समा चुका है। उधर जहाज के अंदर अब एक अलग ही तूफान चल रहा था। 213 लोगों के लिए खाना और पानी सीमित था और कोई मदद की उम्मीद नहीं थी। लोगों में हाथापाई शुरू हो गई। कैप्टन ने होश में आकर किसी तरह हालात को संभाला और सबको हिम्मत दी, लेकिन एक और खतरा उनका इंतजार कर रहा था। बिजली गिरने से जहाज के निचले हिस्से में एक बड़ा छेद हो गया था, जिसमें से धीरे धीरे पानी भर रहा था। जहाज डूब रहा था। कुछ ही दिनों में जहाज का ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे चला गया। वो पल शायद इतिहास का सबसे भयानक पल था। 213 लोगों ने अपनी अपनी लाइफ जैकेट पहनी और एक एक करके उस बर्फीले, गहरे और अनजान समुद्र में छलांग लगा दी। कुछ लोग जो तैरना नहीं जानते थे, वे जहाज के साथ ही समुद्र की कब्र में समा गए। कुछ लोग लहरों के साथ कहाँ बह गए पता ही नहीं चला। बाकी बचे हुए लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ रहने की कोशिश कर रहे थे। लगातार 3 दिन और 3 रातें वे उस ठंडे पानी में जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे। भूख, प्यास और थकावट से उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन तभी समुद्र की लहरों ने उन्हें एक अनजान द्वीप के किनारे फेंक दिया। जब उनकी आंखें खुली तो वे एक पत्थरीले साहिल पर पड़े थे, थके हुए, टूटे हुए और पूरी तरह से निराश। उन्होंने एक दूसरे को गिना। जहाज पर सवार 213 लोगों में से सिर्फ 170 ही जिंदा बच पाए थे। जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो दूर दूर तक सिर्फ घना जंगल और उफनता हुआ समुद्र था। वे समझ गए थे कि वे एक ऐसी जगह फंस चुके हैं जहां से निकलना नामुमकिन है। ये द्वीप था फॉरगॉटन आइलैंड। ये जगह इंसानी दुनिया से कोसों दूर थी। तूफान में घायल हुए जहाज के कैप्टन ने सबको इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी। तभी भीड़ से एक मजबूत आवाज आई। एक पूर्व सेना अधिकारी, उसने कहा, अब हमें भावनाओं से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। द्वीप पर सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। कोई नदी या झरना नहीं था। 2 दिन के अंदर ही प्यास के कारण दल के सबसे बुजुर्ग सदस्य ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। यह मौत एक चेतावनी थी। लोगों ने पेड़ के पत्तों से ओस इकट्ठा करने और बारिश का पानी जमा करने के लिए गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। जंगली जानवरों और सर्द रातों से बचने के लिए एक ठिकाने की जरूरत थी। एक टीम ने पहाड़ में गुफा खोज निकाली, लेकिन कुछ लोग तो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने समुद्र के किनारे ही पेड़ की डालियों से अपना अलग ठिकाना बना लिया। अंधेरी और ठंडी रातों में आग के बिना जीना एक भयानक सपने जैसा था। जहाज का एक इंजीनियर, जिसके पास अपना चश्मा बचा हुआ था, उसने कई दिनों की मेहनत के बाद चश्मे के लेंस से सूरज की रोशनी को इकट्ठा करके आग जलाने में सफलता प्राप्त की। वह आग सिर्फ गर्मी नहीं थी, वह उनके लिए उम्मीद की एक जलती हुई मशाल थी। भूख मिटाने के लिए कुछ लोग जंगल में गए। वहां उन्हें काले रंग का फल दिखा
जो पेड़ों पर अनगिनत लगे हुए थे। भूख से बेहाल 2 लोगों ने बिना सोचे समझे वह फल खा लिया और कुछ ही मिनटों में तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। जब बाकी लोग और अंदर गए तो उन्होंने देखा कि जंगल जहरीले सांपों से भरा पड़ा है। वे डरकर वापस भागे, लेकिन भागते हुए 2 लोगों को सांप ने डस लिया और उन्होंने भी वहीं दम तोड़ दिया। उस दिन के बाद किसी ने अकेले जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। जब जंगल ने उन्हें मौत दी तो उन्होंने समुद्र की ओर रुख किया। उन्होंने फटे कपड़ों और लताओं से जाल बनाया और मछली पकड़ने की कोशिश करने लगे। कई हफ्तों की नाकामी के बाद आखिरकार उन्हें सफलता मिली। अब उनके पास खाने के लिए प्रोटीन का एक जरिया था। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन बचाव की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। एक जवान लड़का जिसने अपने पूरे परिवार को समुद्र में खो दिया था, ने एक दिन चुपके से पहाड़ की चोटी से कूदकर अपनी जान दे दी। अब दल में छोटी मोटी चोरियां और लड़ाइयां आम हो गई थीं। कैप्टन और कुछ बुजुर्गों ने मिलकर कुछ सख्त नियम बनाए। तय हुआ कि जो नियम तोड़ेगा उसे सजा दी जाएगी। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति को खाना चुराते हुए इनके हाथों पकड़ा गया। उसे सजा के तौर पर 3 दिन तक अकेले एक छोटी सी झोपड़ी में बंद रखा गया। यह उनकी अपनी न्याय व्यवस्था की शुरुआत थी। उन्होंने समझ लिया था कि यह लंबे समय तक रहना पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने गुफा के आसपास एक स्थायी बस्ती बनाने का काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। उन्होंने पत्थर और लकड़ियों से धारदार हथियार बना लिए थे, जिनसे वे शिकार करते और पेड़ काटते थे। दल में एक बायोलॉजी का छात्र था। उसने अपनी जानकारी का इस्तेमाल करके कुछ ऐसी जड़ी बूटियों की खोज की जो घाव भरने और छोटी मोटी बीमारियों में काम आती थी। वे अब सिर्फ जिंदा नहीं थे, वे जीना सीख रहे थे। उन्होंने अपनी खेती भी शुरू कर दी थी। उन्होंने इतना खाना जमा कर लिया था कि वे कुछ महीने आराम से निकाल सकते थे, लेकिन शायद प्रकृति को उनकी यह खुशी मंजूर नहीं थी। एक रात एक भयानक तूफान आया। लगातार बारिश और चक्रवाती हवाओं ने उनकी बस्ती को तहस नहस कर दिया। उनके घर टूट गए और जमा किया हुआ सारा खाना बह गया। वे एक ही रात में फिर से वहीं पहुंच गए थे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। यह एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन अब वे टूटने वाले नहीं थे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और फिर से सब कुछ नए सिरे से बनाने में जुट गई। यह तूफान उन्हें यह सिखा गया था कि प्रकृति से लड़कर नहीं, उसके साथ मिलकर ही जिया जा सकता है। 2 साल गुजर चुके थे। दल के कुछ साहसी लोगों ने एक मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ फंसी महिलाएं अगर चाहें तो अपनी पसंद का जीवन साथी चुन सकती हैं, क्योंकि अगर ये द्वीप इसी तरह चलता रहा तो एक दिन यह फिर से वीरान हो जाएगा। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात पर सहमत थे कि भविष्य बनाने के लिए यह जरूरी है। और फिर 3 साल पूरे होने पर उस वीरान द्वीप में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। एक दंपति के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। उन मुश्किल हालातों में एक नई जिंदगी का आना सबके लिए आशा की एक किरण लेकर आया। वो बच्चा सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो इस बात का सबूत था कि इंसानियत हर हाल में जीत सकती है। अब उनका संघर्ष सिर्फ अपने लिए नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी था। धीरे धीरे कुछ और बच्चों का जन्म हुआ और वह द्वीप फिर से जिंदा होने लगा। जो बच्चे द्वीप पर पैदा हुए थे, उनके लिए यही जंगल और समुद्र ही पूरी दुनिया थी। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था कि 4 साल पूरे होने पर द्वीप पर एक नई और अनजान बीमारी फैल गई। एक अजीब तरह का बुखार था जिसका कोई इलाज उनके पास नहीं था। देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में 10 लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने उनके अंदर एक नया डर पैदा कर दिया। एक दिन मछली पकड़ते हुए उन्हें किनारे पर एक बक्सा तैरता हुआ मिला। सबको लगा कि इसमें कोई खजाना है और वे आपस में लड़ने लगे। लेकिन जब आर्थर ने उसे खोला तो अंदर कुछ पुरानी किताबें, एक डायरी और कुछ तस्वीरें थीं। वो डायरी जहाज के किसी यात्री की थी। उसमें लिखी बातें पढ़कर सबकी आंखों में आंसू आ गए। वो डायरी उन्हें उस दुनिया की याद दिला रही थी जिसे वे लगभग भूल चुके थे। वे उन्हें याद दिला रही थी कि वे सिर्फ जंगली नहीं बल्कि इंसान हैं, जिनका एक अतीत था, एक घर था, एक परिवार था। दोस्तों, उनकी यह हिम्मत और लगन ही इंसानियत की असली पहचान है। अगर आपको ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियां पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि असली संघर्ष तो अभी बाकी था। 6 साल बीत चुके थे। एक दिन कुछ लोग जंगल में शहद तोड़ने के लिए एक ऊंचे पैर पर चढ़े। तभी एक आदमी की नजर नीचे पड़ी जहां पत्तियों के ढेर में कुछ चमक रहा था। जब वे नीचे उतर कर गए तो उनके होश उड़ गए। वहां एक छोटा प्लेन क्रैश हुआ पड़ा था जो पूरी तरह से टूट चुका था और उसके पास 2 कंकाल पड़े थे। प्लेन के अंदर जब उन्होंने तलाशी ली तो उन्हें एक नक्शा मिला। वो नक्शा इसी द्वीप का था और उसमें द्वीप से बाहर निकलने का एक समुद्री रास्ता दिखाया गया था। उस रात सब लोग आग के चारों ओर इकट्ठा हुए। आर्थर ने कहा, अब यहाँ बैठकर किसी का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। उनके पास अब 160 लोग बचे थे। उन्होंने सूखी लकड़ियों और लताओं से बेड़ा बनाने का फैसला किया। ये एक नामुमकिन सा काम था,
लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। पूरे 1 साल तक उन्होंने दिन रात मेहनत की। एक टीम बेड़ा बनाती और दूसरी टीम अगले 6 महीने के लिए खाना जमा करती। उन्होंने कुल 18 बेड़े बनाए। हर बेड़े पर 10 लोग बैठ सकते थे। 18 अक्टूबर 2016 7 साल बाद वह सुबह आ ही गई। उन्होंने द्वीप पर आखिरी बार पूजा की, उस जमीन को धन्यवाद दिया जिसने उन्हें 7 साल तक जिंदा रखा, और अपने बेड़ों पर सवार हो गए। शुरू के 3 दिन बेहद डरावने थे। रात के अंधेरे में समुद्र के बड़े बड़े जीव उनके बेड़े से टकराते थे। बड़ी बड़ी लहरें उन्हें लगभग डुबो ही देती थी। 10 दिन बीत गए, लेकिन नक्शे के मुताबिक उन्हें कोई जमीन नहीं मिली। वे रास्ता भटक गए थे। 15वें दिन रात के समय उन्होंने दूर एक बड़े जहाज की रोशनी देखी। वे सब लोग जोर जोर से चिल्लाए, लेकिन उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंची। वह जहाज उनकी आंखों के सामने से गुजर गया और उनकी उम्मीद भी अपने साथ ले गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और फिर 20वें दिन जब सूरज आसमान में था, उन्हें दूर एक छोटी सी नाव आती हुई दिखाई दी। वे कुछ मछुआरे थे। जब मछुआरे उनके पास पहुंचे तो 160 इंसानों को लकड़ी के बेड़ों पर उस हालत में देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने तुरंत रेडियो पर मदद के लिए सिग्नल भेजा। कुछ ही घंटों में नेवी के जहाजों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और एक एक करके सबको बचा लिया। जब दुनिया को उनकी कहानी पता चली तो कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था। SS वराठे के गायब होने के जो भी षड्यंत्र सिद्धांत थे, वे सब झूठे साबित हुए। उन लोगों ने 7 साल के उस नर्क में अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन उन्होंने जिंदगी का असली मतलब सीखा था। उन्होंने सीखा कि कैसे प्रकृति के साथ मिलकर रहना है, कैसे छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी है, और सबसे जरूरी इंसानियत किसी भी मुश्किल से कितनी बड़ी हो सकती है। उनकी यह कहानी आज भी लोगों के लिए साहस, संघर्ष और कभी ना हार मानने वाली उम्मीद का एक प्रतीक है।